गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू GLCIS के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। और राज्य व्यवस्था की सीरीज़ में हम लोग प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री खत्म कर चुके थे, तो अब हम लोग जिस कड़ी में हैं वो है आपकी संसद, पार्लियामेंट। ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं पार्लियामेंट से। आखिर पार्लियामेंट होती क्या है? तो सबसे पहले हम सभी लोगों एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, हम लोगों ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत देखा था। ठीक है। और शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या कहता है कि सरकार के अंगों के मध्य शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक है ना। कौन सा सिद्धांत? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अंदर क्या होते हैं? सरकार के अंग। सरकार के अंग, सरकार के अंगों में आपकी विधायिका, फिर आती है कार्यपालिका और फिर आती है न्यायपालिका। और आप ये ध्यान देने योग्य है कि आप इन सब चीज़ों पर ध्यान रखें कि भारत में कैसी व्यवस्था है? संसदीय शासन व्यवस्था है, जो कि लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में एक प्रकार की व्यवस्था है। दुनिया भर में लगभग दो ही व्यवस्थाएं सबसे ज़्यादा प्रचलन में है। वह है, एक है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था जो कि अमेरिका में संचालित होती है, और दूसरी होती है संसदीय शासन व्यवस्था, जिसकी प्रेरणा सभी राष्ट्रों ने लगभग अपने ब्रिटेन से ली है। भारत ने भी उसका अनुसरण किया है, क्योंकि भारतीय संविधान का झुकाव भी संसदीय शासन व्यवस्था की तरफ है और लगभग संसदीय शासन व्यवस्था ही है। उसके अंदर एक होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। संसदीय शासन व्यवस्था बताने के पीछे कारण ये कि इन तीनों अंगों के मध्य, ये जो सरकार के अंग हैं, इनके मध्य नियंत्रण और संतुलन स्थापित करने की कोशिश की जाती है। कहाँ पर? संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो विधायिका है, इस विधायिका को केंद्रीय स्तर पर हम लोग क्या कहते हैं? संसद। ठीक है ना। क्या कहते हैं? संसद, जिसे हम लोगों को पढ़ना है। और इस संसद के दो सदन होते हैं। एक होता है उच्च सदन, जो होता है राज्यों का सदन, ठीक है, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। और एक होता है जो आपका लोकप्रिय सदन होता है, जिसे जनता का सदन भी हम लोग कहते हैं, जो आपका लोकसभा होता है, जिसे लोगों की सभा कहा जाता है। तो अपर हाउस हो गया आपका राज्यसभा और लोअर हाउस हो गया आपका लोकसभा। ठीक है। उसके बाद आती है कार्यपालिका। ठीक है। अब भारतीय संसदीय शासन व्यवस्था, भारत जो है संसदीय शासन व्यवस्था को मानता है, तो हमारे यहाँ जो कार्यपालिका होगी वो कहाँ से आएगी? वो संसद से ही आएगी, वो विधायिका से ही आएगी। ठीक है। जिन लोगों को, अब हमारे यहाँ लोकतंत्र का आधार क्या है? लगभग सभी राष्ट्रों के अंदर यही है कि लोकतंत्र का आधार क्या है? चुनाव। ठीक है। अब चुनाव में हार जीत कैसे निर्धारित होगी? उस राजनीतिक दल, हमने बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया है, उस राजनीतिक दल को जिसको क्या मिलेगा? बहुमत मिलेगा, उसे सरकार बनाने का अवसर मिलेगा। तो इस कार्यपालिका को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम सरकार भी कहते हैं। ये सरकार कहाँ से आएगी? जब हमारे यहाँ आम चुनाव होंगे, लोकसभा राज्यसभा के चुनाव होंगे, तो जो मंत्री होंगे वो दोनों ही सदनों से हो सकते हैं, बट उनकी सदस्यता कंपलसरी है कि दोनों मंत्री जो होगा वही व्यक्ति मंत्री पद पर रह सकता है। जो हम लोगों ने कल भी देखा, पुराने लेक्चर्स में देखा हम लोगों ने, कि वही व्यक्ति मंत्री रह सकेगा जो किसी ना किसी सदन की सदस्यता ग्रहण कर चुका हो, या 6 महीने के अंदर जो सदस्यता ग्रहण कर लेगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका विधायिका। विधायिका को हम लोग कहते हैं संसद। इसी को राज्य स्तर पर कहते हैं राज्य विधानमंडल। अब राज्य विधानमंडल के अंदर क्या होता है? राज्य विधान मंडल। तो राज्य विधानमंडल के अंदर एक होता है आपका परिषद, जिसे हम लोग उच्च सदन कहते हैं, और दूसरा क्या होता है? सभा। ठीक है। एक होती है परिषद और एक होती है सभा। ठीक है। चलो, तो एक हो गया काउंसिल और दूसरी हो गया आपकी असेंबली। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? राज्य स्तर पर विधायिका, और ये हो गया आपके केंद्र स्तर पर विधायिका। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब शुरू करते हैं संसद। संसद। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देख लिया संसद आखिर होती क्या है। अब हम लोग देखते हैं संसद का गठन कैसे होता है। ठीक है ना। चलो, संसद का गठन अनुच्छेद 79 क्या कहता है आपका? आर्टिकल 79 क्या कहता है कि संसद का गठन लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से मिलकर होता है। इनका तीनों का सामूहिक नाम क्या कहलाता है? संसद। ठीक है ना। क्योंकि ये लोग विधि, और संसद का कार्य क्या है? विधायिका का कार्य क्या है, जिसे हम लोग विधायिका कहते हैं, इसका कार्य क्या है? विधायिका का विधि का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? विधि का निर्माण करना। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे यहाँ दो सदन हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। और जो विधि द्वारा विधि बनाने की स्थापित प्रक्रिया है, उसमें क्या है? कभी कोई या तो बिल, विधेयक यहाँ से इनिशिएट हो सकता है, फिर यहाँ जाएगा, फिर वो किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ये प्रोसेस हल्की सी रिवर्स हो सकती है सदनों की। हो सकता है कोई विधेयक यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, इनके पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाए। ठीक है। किंतु वो अंतिम व्यवस्था पर पहुँचता है
राष्ट्रपति के पास, जहां राष्ट्रपति की मैंने शक्तियां आपको गिनवाई, तो राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या होती है, वो किसी विधेयक को हाँ कह सकता है, ना कह सकता है, या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। किंतु दूसरी बार पुनर्विचार होने पर अगर सदनों ने पारित करके उसको फिर से भेज दिया है, तब राष्ट्रपति बाध्यकारी है। अगर बात आती है संसद द्वारा भेजे गए किसी सदन से किसी विधेयक को, तो वहां व्यक्ति बाध्यकारी है, उसे अपना अनुमोदन देना होगा, उसे हस्ताक्षर करना होगा और उसको विधि और कानून का रूप देना होगा। किंतु अगर वो बिल अनुच्छेद 200 के तहत राज्य विधायिका या राज्य बिल है, तो वहां पर राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य नहीं है। तो संसद का गठन कैसे होता है? संसद का गठन आर्टिकल 79 में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि यहाँ पर क्या होती है, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, हमारी संसद बनती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। संसद के कार्य आखिर क्या होते हैं? ठीक है, संसद के कार्य आखिर क्या होते हैं? संसद क्या करती है? संसद विधि का निर्माण करती है, ठीक है ना। संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। मैंने आपको पहले बताया कि संसदीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, इन तीनों अंगों के मध्य जो लेजिस्लेचर है, जो एग्जीक्यूटिव है और जो जुडिशरी है, ठीक है ना। तो ये लेजिस्लेचर इस पर क्या करती है, कंट्रोल रखती है, ठीक है। क्या करती है, नियंत्रण स्थापित करती है। संसद क्या है, सूचना का सर्वोच्च स्थान है। भारत देश में सबसे बड़ा सूचना का सर्वोच्च स्थान क्या है, देश राष्ट्रव्यापी अगर कोई भी घटना होती है तो वो क्या करती है, कहाँ पता चल जाती है, संसद। संसद के न्यायपालिकी कार्य, ठीक है ना, बाकी कई सारे कार्य हैं उसके जो न्यायपालिका की तरह ये कार्य करती है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आती है बात विधि निर्माण की। विधि निर्माण की अब क्या होता है, संसद की विधि निर्माण की प्रक्रिया को समझिए। सबसे पहले क्या होता है, संसद किस तरीके से विधि बनती है, तो क्या क्या विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक पारित करना, फिर धन विधेयक पारित करना, फाइनेंस बिल, मनी बिल, फिर वित्त विधेयक पारित करना जिन्हें फाइनेंस बिल हम लोग कहते हैं, और संविधान संशोधन विधेयक पारित करना, ठीक है ना। ये तमाम तरह के कार्य किसके होते हैं, जब भी कोई विधि बनती है तो लगभग इसी माध्यम से बनती है। तो क्या करती है, साधारण विधेयक पारित करना संसद का कार्य हो गया, धन विधेयक पारित करना जिसे हम लोग मनी बिल कहते हैं, जिसका सीधा संबंध पैसों से होता है, वित्त विधेयक जो पैसे और उसके साथ कुछ अलाइड चीजें होती हैं उनको हम लोग वित्त विधेयक के अंदर कंसीडर करते हैं, और फिर आता संविधान संशोधन विधेयक, जिसमें क्या होता है, संविधान में किसी तरह का अगर बदलाव लाना है तो वो संविधान संशोधन विधेयक के तहत कवर किया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। साधारण विधेयकों के निर्माण की प्रक्रिया, साधारण विधेयकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। सामान्य विधेयक लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है ना। इनका विशेष रूप से ध्यान रखें, प्रीलिम्स का क्वेश्चन यहाँ से आपसे जरूर पूछा सकता है। साधारण विधेयकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, सामान्य विधेयक जो होते हैं वो लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। फिर सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक क्या होता है, ये 3 नंबर में आपसे टिप्पणियों में पूछा सकता है। यह सरकार के किसी मंत्री द्वारा, ठीक है, सरकार के किसी मंत्री द्वारा जो विधेयक लाया था उसे क्या कहते हैं, सरकारी विधेयक कहते हैं। फिर क्या, गैर सरकारी विधेयक, ठीक है, यह सरकार के मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य, ठीक है ना, द्वारा पेश किया सकता है विधेयक होता है, जिसके लिए शुक्रवार का दिन, ठीक है ना, निर्धारित है कि जब भी आपको गैर सरकारी बिल लेकर आना है, वे लोग जो सरकार में नहीं है, वे अगर मान लो कोई विधेयक लाना चाहते हैं, विधि की किसी चीज को अगर उसको कानून बनवाने की अगर इच्छा जाहिर करते हैं, तो उसे गैर सरकारी विधेयक कहा जाएगा। तो ऐसा क्या होता है, सरकार के मंत्री के अलावा कोई भी विपक्ष में कोई भी लेकर आ जाए उस बिल को, तो वो क्या होता है, बट वो व्यक्ति सांसद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे विधेयक क्या होते हैं, गैर सरकारी विधेयक होते हैं, और इनके लिए शुक्रवार का दिन निर्धारित कर दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। प्रथम वाचन, अब ये होती है पहली प्रोसेस। कोई भी अगर विधि बनी तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले प्रथम वाचन होगा। वाचन मतलब हियरिंग टाइप का एक तरह से, ठीक है, सब लोग डिस्कशन करेंगे, आपस में उस पर चर्चाएं होंगी, ठीक है। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है ना। जो कैसा बिल है, जनरल बिल है, ठीक है ना। इस चरण में विधेयक पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती। कब, पहले वाचन में, पहले वाचन में उस पर किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं की जाएगी। फिर यदि विधेयक प्रस्तुत करने से पहले ही भारत के राजपत्र, गजेटियर जिसको बोलते हैं, गैजेट जिसको बोलते हैं, भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो जाए, तो विधेयक के संबंध में सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, अगर ऐसा करवा लिया जाए तो, ठीक है ना। अगर पहले से गजेट के अंदर वो अगर प्रकाशित करवा दिया जाए, छपवा दिया जाए, तो ऐसे में क्या होता है, विधेयक को सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। फिर विधेयक का सदन में प्रस्तुत करना, उसका राजपत्र में प्रकाशित होना ही क्या है, प्रथम वाचन। तो संसद में, संसदीय प्रक्रियाओं में अगर प्रथम वाचन आपसे पूछा जाए तो आप इन शॉर्ट ये भी समझ सकते हैं कि विधेयक का सदन में प्रस्तुत करना, उसका राजपत्र में प्रकाशित होना ही क्या होता है, प्रथम वाचन कहलाता है।
चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर द्वितीय वाचन, द्वितीय वाचन में क्या होता है, यह सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, ठीक है ना। चलो इसमें आखिर ऐसा क्या होता है जिसके कारण इसको बड़ा महत्वपूर्ण वाचन कहा था। यहाँ विधेयक पर चर्चा होती है, ठीक है ना। विधेयक क्या है, क्या उसके इश्यूज हैं, तमाम जो चीज़ें होंगी उस पर चर्चा की जाएगी। अब विधेयक को प्रवर समिति, अलग अलग समितियां होती तथा संयुक्त समिति को सौंप दिया जाता है, ठीक है ना। क्या क्या किया जाएगा, उसको प्रवर समिति और संयुक्त समितियों को सौंप दिया जाता है, जो अलग अलग लघु संसद की तरह ये समितियां काम करती है अपने आप में, ठीक है ना। अब जनता की राय जानने के लिए इसे समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जा सकता है, ठीक है, जा सकता है। फिर खंड सा, उसके जो भी सेक्शनल क्या होंगे उसके हम लोग जांच करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, क्लॉज बाय क्लॉज, एक एक क्लॉज पर हम लोग क्या करेंगे, वहां पर संसद में बैठकर चर्चा की जाएगी। दूसरे वाचन में विधेयक पर चर्चा एवं सामान्य बहुमत से, ठीक है, मतदान किया जाता है कि इस बिल को, इस विधेयक को आगे बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो दूसरे वाचन में विधेयक पर क्या होगी, सामान्य मतदान, मतलब सामान्य बहुमत से क्या किया जाएगा, मतदान करवाया जाएगा। तो ये किस लिए, इस कारण ये द्वितीय वाचन जो है अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। चलो फिर आती है बात तीसरे वाचन की, ठीक है ना। अब यहां प्रक्रिया और आगे बढ़ जाती है विधेयक के संबंध में कि आखिर उसका भविष्य क्या होगा। तीसरे वाचन में विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने का कार्य किया जाता है, ठीक है। अगर उसकी इंपॉर्टेंस होगी, वो उसकी प्रासंगिकता होगी तो उसको रखा जाएगा, स्वीकार किया था, अदरवाइज उसको अस्वीकार कर दिया जाएगा, ठीक है। इस वाचन में विधेयक में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। क्या होगा, इस वाचन में विधेयक में कोई संशोधन नहीं किया जाता, ठीक है ना। फिर अब यदि सदन का बहुमत इसे पारित कर दे तो उस सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधेयक को दूसरे सदन में भेजा जाता है। चलो थर्ड वाचन में क्या होगा, एक बार फिर से बता दो। तीसरे वाचन में विधेयक को क्या प्रोसेस आ गई है, उसकी एक्सेप्ट और उसको डिनाई करने की प्रोसेस आ गई, स्वीकार या अस्वीकार करने का कार्य किया जाता है। यहां पर क्या होगा, इस वाचन में विधेयक में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, जो चेंजेस होने थे वो ऑलरेडी पिछले वाले सदन में कर लिए गए हैं, पिछले वाले वाचन में कर लिए गए हैं। यदि सदन का जो बहुमत है वो उसको पारित कर दे इस पर्टिकुलर विधेयक को, तो क्या होगा, उस सदन का जो पीठासीन अधिकारी होगा उस विधेयक को अब दूसरे सदन में ले जाया जाएगा। सामान्य क्या है, कौन सा बिल था, सामान्य विधेयक था। ऐसे में वो लोकसभा से राज्यसभा या राज्यसभा से लोकसभा कहीं पर भी एक दूसरे सदन में आ सकता है, ठीक है। चलो फिर दूसरे सदन में विधेयक, अब सामान्य बहु विधेयक है तो ये किसी भी सदन से किसी भी सदन में गया होगा, ठीक है ना। तब यहां देखते हैं कि जो दूसरा सदन जो भी रहा होगा, लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है। अब दूसरे सदन में विधेयक के प्रस्तुत करने के साथ पहले सदन की प्रक्रिया की भांति पहला, दूसरा तथा तीसरा वाचन संपन्न किया जाता है। वही सेम प्रोसेस यहां पर भी करवाई जाएगी। अब क्या होता है, दूसरे सदन के समक्ष निम्नलिखित विकल्प होते हैं, ठीक है ना। क्या करवाएंगे, वो क्या कर सकते हैं, वह विधेयक को उसी रूप में पारित कर दे जैसा जो भी रिस्पेक्टिव सदन ने भेजा है, लोकसभा ने राज्यसभा में या राज्यसभा ने लोकसभा में भेजा हो, ठीक है ना। ठीक है, जिस रूप में पहले सदन में प्रस्तुत किया गया था वो वैसा का वैसा ही बिना किसी बदलाव के क्या कर दे, उसको पारित कर दे। फिर वह विधेयक को संशोधनों के साथ, उन्हें लगता है कि इस तरह के बदलाव किए जाने चाहिए, तब ऐसे में क्या हो सकता है, वह विधेयक को संशोधनों के साथ पारित करके पहले सदन को भेज दे। कौन सदन को भेज दे, पहले सदन को भेज दे। इसे पहला सदन क्या कर ले, स्वीकार कर ले। अब यहां पर क्या, ये दूसरा सदन है, इस सदन ने क्या किया, इस सदन ने पहले वाले के विधेयक में जो उन्होंने पारित करके भेजा है उसमें कुछ बदलाव किए हैं, और जो बदलाव करके उस पहले सदन को जहां से आया है वहां अगर भेज दिया गया है तो वो लोग क्या कर ले, उसको एक्सेप्ट कर ले। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर सदन में गतिरोध क्या होता है, ठीक है, सदन में गतिरोध क्या होता है तो वो देखते हैं हम लोग। दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर देता है, सीधे मना कर दिया, ठीक है। दूसरा सदन विधेयक पर किसी प्रकार की कार्रवाई ना करे तथा विधेयक को 6 महीने तक लंबित कर दे, पड़ा हुआ है बिल पेंडिंग, ठीक है ना। अब दूसरे सदन के संशोधन को पहला सदन स्वीकार कर ले, ठीक है। अगर ऐसा कर ले तब क्या होगा, ठीक है। अब यदि दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे या विधेयक पर किसी प्रकार की कार्रवाई ना करे या विधेयक को 6 महीने लंबित कर दे तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कराई जाती है। लेकिन विधेयक कौन सा है, साधारण विधेयक। कैसा विधेयक है, साधारण विधेयक। तो ऐसे में क्या होगा, साधारण विधेयक के सामने विकल्प होते हैं, ऑप्शन होता है ऐसा, और ऐसी प्रक्रिया है कि यहां पर क्या हो सकता है, संयुक्त बैठक करवाने का प्रावधान भारतीय संविधान में है, ठीक है ना, 108 जिसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब सदन में गतिरोध हो गया, अब दोनों सदनों के बीच में टकराव है किसी बात को लेकर, विषय को लेकर, तो ऐसे में क्या हो सकता है, संयुक्त बैठक करवाई जा सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। संयुक्त बैठक जिसका प्रावधान का है अनुच्छेद 108 में,
क्या होता है यहाँ पर, ये हम लोग देखते हैं। गतिरोध को दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की क्या करवाएगा, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक करवाएगा। अब संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा कौन, लोकसभा का स्पीकर करता है, ठीक है ना। कौन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है, ठीक है ना। संयुक्त बैठक का आह्वान करता कौन है, राष्ट्रपति करता है। अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, और उसका आह्वान कौन करेगा, शुरुआत कौन करेगा, उसकी राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। संयुक्त बैठक में प्रस्ताव सामान्य बहुमत से पारित करवाया जाता है, लेकिन यहां पर भी हम लोगों ने कई बार देखा है कि इसमें भी लोकसभा का दबदबा ज्यादा होता है, क्योंकि लोकसभा के पास अपने आप में संख्या बल ज्यादा होता है। और वो कहावत है अंग्रेजी के अंदर कि समटाइम्स क्वांटिटी इज इटसेल्फ अ क्वालिटी। जहां पर लोगों के पास संख्या ज्यादा हो वो अपने आप ही उसका गुण मान लिया जाता है, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया आपकी संयुक्त बैठक जिसका प्रावधान यहां पर है, और ये बाकी आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अभी तक 3 बार, ठीक है ना, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करवाई जा चुकी है। कब कब, दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961, बैंकिंग सेवा अधिनियम 1978, आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002, ठीक है ना। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। फिर से एक बार देख लो, लोकसभा स्पीकर की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। यह आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनकी अनुपस्थिति में कौन करेगा, राज्यसभा का उपसभापति, ठीक है ना, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो इस प्रक्रिया को ध्यान रखिएगा। आह्वान कौन करेगा संयुक्त बैठक का, अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति आह्वान करेगा। लोकसभा का अध्यक्ष क्या करेगा, उसकी अध्यक्षता करेगा। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा। अगर ये भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का सभापति नहीं, उपसभापति करेगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, संयुक्त बैठक में विधेयक सामान्य बहुमत से पारित होते हैं, ठीक है ना। अब नोट, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। केवल सामान्य विधेयक जो हैं उन पर ही संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, क्योंकि अगर अगर मान लो विधेयकों में ऐसा गतिरोध उत्पन्न होता है तो बिल खत्म हो जाते हैं। राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाता है। विधेयक पर केवल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं और भारत सरकार के गजट में प्रकाशित होने के बाद वह लागू हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गई सामान्य विधेयक की, अर्थात एक विधि बनाने का एक प्रक्रिया हो गई, एक तरीका हो गया, ठीक है। चलो, अब हम लोग देखते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, जो हम लोग जिसको बजट भी कहते हैं, 112, ठीक है ना। वार्षिक वित्तीय विवरण को लोकप्रिय शब्दों में क्या कहते हैं हम लोग, बजट कहते हैं, ठीक है ना। बजट पारित करने के क्रम निम्नलिखित है। क्या क्या होता है इसके अंदर, बजट लोकसभा में प्रस्तुत होता है, फिर बजट पर सामान्य चर्चा होती है, लेखानुदान की मांग होती है, और बजट पर विस्तृत चर्चा होती है, ठीक है ना। कि भैया अब लेखानुदान क्या, उस पैसे की जरूरत कि भाई बजट को तैयार करने में जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, सभी लोग चर्चा करेंगे, मीटिंग्स होंगी, सब कुछ होगा, तो वो लेखानुदान की मांग की जाती है, और वो जैसे सैंक्शन हो जाता है तो उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। फिर बजट पर विस्तृत चर्चा शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, फिर सरकार द्वारा अनुदान की मांग होती है, ठीक है ना, कि भैया हमें इतना इतना पैसा चाहिए इस पर्टिकुलर बजट को तैयार करने के लिए, ठीक है ना। कटौती प्रस्ताव आता है, ठीक है ना। फिर क्या होता है, विनियोग विधेयक आते हैं। फिर क्या होता है, वित्त विधेयक आते हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर वित्त विधेयक बनता है। संसद में वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। बजट प्रस्तुत करने के पश्चात संसद में क्या होता है, इस पर सामान्य चर्चा होती है, ठीक है ना। बजट प्रस्तुत करने के बाद बजट पर विस्तार से चर्चा होती है। फिर परंतु बजट पारित करने के में लगभग क्या होता है, 2 महीने का समय लगता है। इतना लगभग एक नॉर्मल सामान्य समय होता है जिसमें एक बजट प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया हो गई। फिर आगे देते हैं, इसलिए सरकार लेखानुदान के माध्यम से संसद से क्या करती है, 2 महीने की अवधि के लिए पैसा खर्च करने की अनुमति लेती है, जिस पर संसद बिना चर्चा के ही सरकार अनुमति प्रदान कर देती है, ठीक है, क्योंकि वो जरूरी है, ठीक है ना। अब लेखानुदानों के बाद में बजट के प्रत्येक प्रावधानों पर क्या होती है, विस्तृत चर्चा की जाती है, जिसमें प्रत्येक खर्चों की आवश्यकता तथा औचित्य पर बहस होती है कि आपने इतना पैसा खर्च किया, किससे पूछ कर किया, और क्या वो पैसा खर्च करना उसका कोई औचित्य था या नहीं था। चलो, अब क्या होता है, बजट प्रस्तुत करने के बाद सरकार का प्रत्येक विभाग, ठीक है, अपने अनुदान की मांग लोकसभा में प्रस्तुत करता है, हमें इतना इतना पैसा चाहिए, जिसके द्वारा सरकार के विभिन्न विभाग अपने खर्च के लिए लोकसभा से पैसे की मांग करते हैं, जिस पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होती है।
लेकिन मतदान केवल लोकसभा में होता है। यह उल्लेखनीय है कि वे खर्चे जो भारत सरकार की संचित निधि पर भारित होते हैं उन पर मतदान नहीं होता है। कभी भी याद रखिएगा, आपने देखा होगा हमारे देश में जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनके जो वेतन एवं भत्ते होते हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं, संचित निधि से दिए जाते हैं, और संचित निधि के उस पर्टिकुलर खर्चे पर किसी तरह की बहस नहीं होती है। इसी कारण उनके खर्चों में, उनके वेतन भत्तों वगैरह में किसी प्रकार की अलाभकारी कटौती नहीं की जा सकती, ताकि वे लोग स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को संपादन कर सके। ठीक है, तो इन सब चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें। चलो, अब आता क्या है, कटौती प्रस्ताव क्या होता है, जो आपसे सीधे सीधे 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, चलो कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है। ठीक है, कहां, सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत होता है। कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए संसद खर्चों में कटौती करने की शक्ति रखती है। ठीक है ना, इसके लिए निम्नलिखित 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं। ठीक है ना, अब वो कौन कौन से कटौती प्रस्ताव होते हैं और ये सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। सबसे पहले नीतिगत कटौती। ठीक है ना, अब क्या है कि भाई बहुत अजीबोगरीब नहीं, बल्कि नीतिगत कटौती की सामान्य सी कटौती है। यदि लोकसभा संपूर्ण खर्चे को सीमित करके 1 रुपया कर दे, ठीक है ना, तब इसे सरकारी नीति का विरोध कहा जाएगा और यह एक प्रकार का सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ही माना जाएगा कि आप इतना अजीबोगरीब खर्चों का विवरण लेकर आए। ठीक है ना, जिसको क्या कर दे लोकसभा, सीधा ही सीधा क्या कर दे इसमें, यदि लोकसभा संपूर्ण खर्चे को क्या कर दे 1 रुपया कर दे उसको, तो ये अपने आप में सरकारी नीतियों का विरोध माना गया है कि आप ये जो काम कर रहे हैं ये गैर संवैधानिक है और ये काम अवैधानिक है। ठीक है, और यह इस प्रकार, और यह एक प्रकार का क्या माना जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव। अगर ये पारित हो जाता है तो सरकारें गिर जाती है। ठीक है ना, मितव्ययता कटौती। अब इसमें क्या होता है, यदि सरकार के खर्चे में लोकसभा कुछ राशि की कटौती कर दे तो यह कटौती कैसी होगी, मितव्ययता कटौती होगी। ठीक है, दूसरी हो गई। तीसरी देखते हैं हम लोग, फिर अनुपूरक अनुदान हम लोग देखते हैं, सप्लीमेंट्री। चलो, जब किसी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक है ना, किसी सेवा में क्या निर्धारित राशि से ज्यादा पैसा खर्च हो जाए तब सरकार लोकसभा के समक्ष अनुपूरक मांग प्रस्तुत करती है। सप्लीमेंट्री जो नीड होती है, जैसे हम लोग कॉपी लिखते लिखते थक जाते हैं, मतलब हमारी कॉपी भर जाती है और हम लोग को लगता है कि अभी और भी कुछ बचा है जिसको हम लोग को लिखना अनिवार्य है, तो ऐसे में क्या होता है, वो अपने आप में क्या था, वो सप्लीमेंट्री कॉपी जो होती है, तो वही सप्लीमेंट्री वर्ड है। अनुपूरक अनुदान, अनुदान मतलब ग्रांट्स, ठीक है ना, और पैसा। जब किसी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च किसी सेवा में निर्धारित राशि से ज्यादा पैसा खर्च हो जाए तब सरकार लोकसभा के समक्ष अनुपूरक मांग प्रस्तुत करती है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर कौन सी मांग होती है, अतिरिक्त मांग। ये सभी टिप्पणियों में आपसे पूछा जा सकता है। एडिशनल डिमांड किसे कहते हैं, ठीक है ना, जब किसी वित्तीय वर्ष में किसी नई सेवा का निर्माण किया जाए, ठीक है ना, कोई नई सर्विसेज इंट्रोड्यूस हो रही है जिसकी कल्पना बजट के निर्माण के समय नहीं की गई थी, हो सकता है उसकी बाद में आवश्यकता लगे, ऐसे खर्च को अतिरिक्त मांग के रूप में लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग अतिरिक्त मांग या एडिशनल डिमांड कहते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब ज्यादा की मांग, एक्सेस ग्रांट क्या होता है, जब किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा में निर्धारित राशि से ज्यादा पैसा खर्च हो जाए तो इसकी अनुमति लोकसभा से अगले वित्तीय वर्ष में ली जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेस ग्रांट कहते हैं। ज्यादा की मांग होगी, पिछले बजट में विवरण दिया गया था लेकिन उस सेवा में जितना पैसा बताया गया था उससे ज्यादा पैसा खर्च हो गया, तो ऐसे में क्या होता है, वहां पर कौन सी मांग की जाती है, वहां पर ज्यादा की मांग की जाती है, वहां पर एक्सेस ग्रांट की जाती है, मांगी जाती है। चलो फिर आता है आपका प्रत्यानुदान, ठीक है ना, वोट ऑफ क्रेडिट। फिर यदि किसी राष्ट्रीय आपात के कारण सरकार की वित्तीय मांग में क्या हो जाए, अचानक वृद्धि हो जाए, ठीक है ना, कि भाई जितना पैसा मांगना था उससे अब कहीं ज्यादा पैसा अचानक मांग ले, तो उस खर्च का विवरण भी देना सरकार के लिए संभव ना हो, ठीक है, कि वो पैसा हम लोग बता ही नहीं सकते, हम लोगों को इतना पैसा चाहिए, तो इसे लोकसभा के समक्ष प्रत्यानुदान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वोट ऑफ क्रेडिट। ठीक है, जैसे हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है, हम लोग उसमें पैसा लेते हैं, तो वही तमाम चीजें इसी तरह की मांग किसके सामने रखी जाती है, लोकसभा के समक्ष, कहां, आपकी सरकार द्वारा रखी जाती है, वोट ऑफ क्रेडिट। चलो फिर अपवादानुदान, ठीक है ना, एक्सेप्शनल ग्रांट। इसमें क्या होता है, यदि किसी विशेष एवं निश्चित उद्देश्य के लिए सरकार क्या करे, अनुदान की मांग रखती है जो कि सामान्य वर्ष में खर्च के अतिरिक्त होता है, तो इसे अपवादानुदान कहते हैं। मतलब कोई अपवाद स्वरूप ऐसा हो जाए कि उसके अलावा भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता पड़ गई या फिर उसके अलावा भी पैसे की नीड रही, तो यहां पर क्या होगा, अपवादानुदान उसको कहा जाएगा। फिर आता है, बात आती है धन विधेयक की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मनी बिल आखिर होता क्या है, जो आपके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपसे बराबर
पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जाता है। 110 आर्टिकल 110 में क्या कहा था? धन विधेयक के अंतर्गत निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, किसी पर कर लगाना, ठीक है ना, फिर हटाना, परिवर्तन एवं नियंत्रण करना, ठीक है ना। तो कोई भी टैक्स जो होगा उसको लगाना, हटाना, उसमें किसी प्रकार का जो चेंजेस है वो करना और उसको कंट्रोल करना, ये तमाम चीजें किसके अंदर हो जाएंगी? आपका ये धन विधेयक के अंदर कंसीडर होगा। फिर सरकार द्वारा उधार लेना, सरकार अगर उधार पैसे मांगती है तो वो भी क्या होता है? आपका धन विधेयक होता है, ठीक है ना। फिर भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ठीक है ना। क्या भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, ये भी किसके अंदर आती है? आपके धन विधेयक के तहत कंसीडर होती है, जिसकी परिभाषा कहां दे रखी है? 110 में, ठीक है। ऐसे कोषों में धन का डालना या निकालना, संचित निधि और आकस्मिक निधि से पैसा निकाला और रखा, ये दोनों भी क्या होंगे? धन विधेयक हो जाए। फिर किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित करना, ठीक है ना। क्या किसी भी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित करना भी क्या होता है? आपका धन विधेयक होता है। भारत की संचित निधि या लोक लेखा से धन प्राप्त करना या उसकी रक्षा करना अथवा संघ या राज्य के लोक लेखे की संपरीक्षा करना, ऑडिटिंग करना, ठीक है ना। ये भी क्या होता है? क्या भारत की संचित निधि या लोक लेखा से धन प्राप्त करना तथा उसकी रक्षा करना अथवा संघ या राज्य के लोक लेखे जो होते हैं, ऑडिटिंग पेपर जो होते हैं, उनकी संपरीक्षा करना, ऐसी तमाम चीजें किसके अंदर आती है? आपके धन विधेयक के तहत कंसिडर की जाती है, ठीक है ना। अब धन विधेयक पर राष्ट्रपति का अधिकार हम लोग देखते हैं, बाकी अगले उसमें खत्म करेंगे, अगले लेक्चर में राष्ट्रपति के पास क्या क्या अधिकार यहां पर होते हैं, ठीक है ना। अब धन विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तब राष्ट्रपति उस पर अनुमति प्रदान कर सकता है अथवा वह विधेयक को अस्वीकार कर सकता है, लेकिन वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। आगे बात समझ में? तो यहां पर क्या होता है? मनी बिल के मैटर्स में क्या होता है? राष्ट्रपति नो कंसिडरेशन का पावर, उसके पास पुनर्विचार की कोई शक्ति नहीं होती, वो हाँ या ना कह सकता है। फिर धन विधेयक प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ली जाती है, इसलिए वह धन विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान करता है, ठीक है ना। अब कई सारे लोग कहें कि धन विधेयक को क्या वो बाद में मना कर देगा? नहीं, ऑलरेडी हम लोग उससे पूर्वानुमति ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कभी नहीं करता, राष्ट्रपति के पहले परमिशन दे दी और फिर मना कर दिया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर नोट, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो लोकसभा का स्पीकर करेगा तथा उसका जो निर्णय होगा वो क्या होगा? अंतिम होगा, ठीक है ना। तो उसको पहले ही बता दिया गया है कि ये क्या है? ये धन विधेयक है और राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ले ली उसके अंदर, ठीक है ना। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है ना। ये बात धन की है और ये कौन सा सदन है? लोकप्रिय सदन है, ये जनता का सदन है, ठीक है। लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व धन विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ले ली जाती है, ठीक है। लोकसभा में पारित होने के बाद धन विधेयक को राज्यसभा में भेज दिया जाता है, ये आपकी प्रक्रिया है, ठीक है ना। फिर भाई अब धन विधेयक कहां आ चुका है? अब राज्यसभा में आ चुका है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकती, इस मामले में राज्यसभा के पास शक्तियां बहुत कम होती है। राज्यसभा धन विधेयक को किसी प्रकार का संशोधन कर सकती है, परंतु इसको मानना लोकसभा का विशेषाधिकार, उनकी इच्छा होगी तो एक्सेप्ट करेगी वरना नहीं मानेगी। अतः लोकसभा इसे स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी, परंतु राज्यसभा संशोधन की सिफारिश कर सकती है, ठीक है। कि आप इसमें ऐसा कर लीजिए, सिफारिश करना। लोकसभा के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह सिफारिशों को स्वीकार करे, ठीक है। अब क्या होगा? अब बिल अभी राज्यसभा में ही है, मतलब वापस लोकसभा ने राज्यसभा के पास भेज दिया। राज्यसभा के द्वारा धन विधेयक को 14 दिन के भीतर अपनी स्वीकृति देनी होती है, ठीक है। अब यदि राज्यसभा 14 दिन के भीतर स्वीकृति नहीं देती है तो क्या होता है? विधेयक को राज्यसभा द्वारा स्वीकृत मान लिया जाता है, ठीक है। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, मैं पहले 108 में बता चुका हूं। धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को मंजूरी देना आवश्यक होता है, ठीक है। चलो अब धन विधेयक और इससे संबंधित जो विवाद है वो हम लोग आज ही खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे कल वित्त विधेयक, ठीक है। अब क्या परेशानियां हैं, क्या विवाद है इसके, तो याद रखिएगा। संविधान का अनुच्छेद 110 में किसको परिभाषित किया गया? धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, ठीक है ना। जिसके अनुसार क्या? कर लगाना, करों को किया गया विनियोग, संचित निधि और लोक लेखा ने भी यह भी उल्लेखित है, ठीक है ना। 110 में ही कि धन विधेयक को प्रमाणित करने की अंतिम शक्ति स्पीकर की है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की भूमिका अपने आप में द्वितीयक हो जाती है, मतलब यहां पर क्या है? राज्यसभा के पास बहुत ज्यादा शक्ति नहीं होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब संविधान के अनुच्छेद 121 में क्या उल्लेखित है कि संसद के किसी पदाधिकारी के द्वारा किसी कार्य का क्या न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। ठीक है, संसद की प्रक्रिया के निर्धारण की अंतिम शक्ति भी स्पीकर के हाथों में है, परंतु न्यायालय ने अपने पहले के निर्णयों में स्पष्ट रूप से कहा कि स्पीकर की शक्ति निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट पावर नहीं है उसकी, इसलिए स्पीकर के द्वारा दल बदल के अंतर्गत अयोग्यता के निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन हो रहा है। न्यायालय ने यह भी कहा कि स्पीकर को प्रक्रिया निर्धारित करने का अधिकार है, परंतु यह प्रक्रिया अवैध नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, यह प्रक्रिया अवैध नहीं होनी चाहिए। इससे संबंधित अंतिम वो देख लीजिए, आधार कार्ड से संबंधित विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करना विवादास्पद था, क्योंकि भारत की संचित निधि से व्यय के अलावा अन्य प्रशासनिक मानकों भी उल्लेख है, जिससे यह प्रतीत होता है कि धन विधेयक नहीं बल्कि वित्तीय विधेयक है। ठीक है, और इसे धन विधेयक के रूप में अनुच्छेद 117 में इसलिए प्रमाणित किया गया कि राज्यसभा इसे रोक ना सके। तो इस तरह के जो हथकंडे आजमाए जाते हैं सरकार के द्वारा, ये विवादों का कारण बनते हैं। तो ये हो गया आपका धन विधेयक, उससे संबंधित प्रक्रिया। ठीक है, बाकी अगले लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।